पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बाबर के व्यक्तित्व में अच्छाइयों एवं बुराइयों का ऐसा विचित्र मिश्रण हुआ कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकृति का शिकार हो गया। बाबर का पूर्वज तैमूर लंग भारत की अपार संपदा लूटना चाहता था, भारत के लोगों को मारना और गुलाम बनाना चाहता था तथा इस प्रकार भारत से कुफ्र समाप्त करके इस्लाम का प्रसार करना चाहता था, किंतु उसका काम अधूरा रह गया था। बाबर ने भारत में तैमूर के वंशजों के राज्य की स्थापना करके भारत की अपार संपदा पर अधिकार कर लिया, जनता को अपना गुलाम बना लिया, उनके कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाईं, गाजी की उपाधि धारण की और इस तरह से बाबर ने तैमूर के अधूरे सपने को पूरा किया। बाबर ने हिंदुओं को सदा के लिए राजनीतिक शक्ति बनने से वंचित कर दिया। उसने अफगानों को नष्टप्राय कर दिया, किंतु वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। उनमें अफगान राज्य के पुनरुत्थान की आशा अब भी जीवित बची थी। भारत में बाबर की सांस्कृतिक उपलब्धियां रचनात्मक कम और विध्वंसात्मक अधिक थीं। इस्लाम के सिपाही के रूप में उसने भारत में काफिर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर विनाश किया। उसने शियाओं का भी दमन किया। बाबर ने पंजाब पर कम से कम 5 बार आक्रमण करके उसके विभिन्न भागों को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त किया, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को मार गिराया, घाघरा के युद्ध में महमूद खां लोदी को परास्त किया। भले ही बाबर के ये विजय अभियान भारत के इतिहास को गहरे घाव देने वाले थे, किंतु मुगलों की दृष्टि से ये चारों विजय अभियान उसकी शानदार सामरिक उपलब्धियां थीं। बाबर की राजनीतिक उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। उसने दिल्ली सल्तनत को सदा के लिए समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर तुर्को मंगोल राज्य की स्थापना की, जो भारत में मुगल सल्तनत के नाम से जाना गया। बाबर के द्वारा भारत में स्थापित उसके राज्य पर बाबर के वंशज अगले 200 वर्षों तक शासन करते रहे। बाबर ने अयोध्या के राम मंदिर एवं कुछ अन्य मंदिरों को तोड़कर देश की प्रजा को विभिन्न भवनों एवं स्थापत्य के नमूनों से वंचित कर दिया। हालांकि बाबर आदमियों को मारने में किंचित भी संकोच नहीं करता था, किंतु उसमें भवनों को तोड़ने, किसी कलाकृति को नष्ट करने अथवा नगरों को जलाने की प्रवृत्ति बहुत कम थी। देवालय एवं भवन तोड़ने का काम बाबर ने भारत के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं किया। बाबर में नई चीजों को देखने और समझने का इतना प्रबल उत्साह था कि जब उसने 11 मार्च 1519 को झेलम पार करने के बाद जीवन में पहली बार बाल्टियों सहित चलने वाले रहट को देखा, तब बाबर ने काफी देर तक वहीं पर रुककर रहट की कार्यविधि को जानने के लिए कई बार पानी निकलवाया। बाबर ने कांधार में पेशताक नामक एक बड़ा भवन बनवाया। इसके लिए उसने सरपूजा नामक पहाड़ से पत्थर कटवा कर मंगवाए। पत्थर काटने वाले 80 कारीगरों ने 9 वर्षों तक प्रतिदिन काम करके इस भवन को पूरा किया। बाबर ने काबुल में भी एक बाग लगवाया, जिसे बाग-ए-बाबर कहा जाता था। इसमें पानी की नहरें, बारादरियां, बैठक के कमरे आदि अनेक निर्माण करवाए गए थे, जिसे पाकिस्तान बनने के बाद तालिबानी आतंकियों ने बर्बाद कर दिया। वर्तमान में इसके अवशेष ही देखे जा सकते हैं। बाबर को दिल्ली और आगरा में तुर्क तथा अफगान सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारतें पसंद नहीं आईं। वह ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर एवं राजा विक्रमादित्य तोमर के महलों की स्थापत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित हुआ।
बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन महलों का विस्तार से वर्णन करते हुए लिखा है कि ये महल बड़े मजबूत एवं सुंदर हैं। महलों की दीवारों पर अच्छा प्लास्टर किया गया है और कुछ महलों में सुरंगें बनी हुई हैं। बाबर स्वयं इन महलों को देखने के लिए आगरा से ग्वालियर गया था। बाबर के काल में ग्वालियर के महल ही हिंदू कला के सुंदर उदाहरण के रूप में शेष बचे थे। यद्यपि बाबर के अनुसार इनके निर्माण में किसी निश्चित नियम एवं योजना का पालन नहीं हुआ था, तथापि ये महल सुंदर एवं हृदयग्राही प्रतीत होते थे। बाबर ने आगरा, सीकरी एवं धौलपुर में अपने लिए ग्वालियर के अनुकरण पर महल बनवाए। बाबर ने स्वयं अपनी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मैंने आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर एवं कोल अर्थात अलीगढ़ नामक स्थानों पर भवन निर्माण के कार्यों में संग तराशों को लगाया। बाबर के भारत आगमन के समय रुहेलखंड क्षेत्र में राप्ती नदी के तट पर एक पौराणिक नगर स्थित था, जिसे मुगल काल में संभल कहा जाता था। इस नगर में पौराणिक युगीन हरिहर मंदिर स्थित था। बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर उसके ध्वंसावशेषों पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे जामा मस्जिद कहा गया। सतीश चंद्र नामक एक लेखक ने लिखा है, बाबर के लिए स्थापत्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नियम निष्ठता एवं समरूपता थी, जो उसे भारतीय इमारतों में दिखाई नहीं दी। इसलिए बाबर ने प्रसिद्ध अल्बानियाई कलाकार सिनान के शिष्यों को भारत बुलाया। बाबर को भारत में अधिक समय नहीं मिला था और उसने जो कुछ बनवाया था उनमें से अधिकांश भवन नष्ट हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबर ने आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर तथा अलीगढ़ आदि स्थानों पर बड़े निर्माण अर्थात महल एवं दुर्ग आदि नहीं बनवाकर मंडप, स्नानागार, कुएं, तालाब एवं फव्वारे जैसी लघु रचनाएं ही बनवाई थीं, या फिर बाबर द्वारा निर्मित इमारतें मजबूत सिद्ध नहीं हुईं। क्योंकि वर्तमान में पानीपत के काबुली बाग की विशाल मस्जिद एवं रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद को छोड़कर बाबर द्वारा निर्मित कोई भी इमारत भारत में उपलब्ध नहीं है। या तो वे बनी ही नहीं थीं, या फिर वे समस्त इमारतें खराब गुणवत्ता के कारण नष्ट हो चुकी हैं। यद्यपि पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद एवं रुहेलखंड की मस्जिद पर्याप्त विशाल रचनाएं हैं, तथापि उनमें शिल्प, स्थापत्य एवं वास्तु का कोई सौंदर्य दिखाई नहीं देता। इन दोनों भवनों के बारे में स्वयं बाबर ने स्वीकार किया है कि इनकी शैली पूरी तरह भारतीय थी। यहाँ भारतीय शैली से तात्पर्य मुगलों के पूर्ववर्ती दिल्ली सल्तनत काल की स्थापत्य शैली से है। बाबर को भारत में समरकंद जैसी विशाल इमारतें बना सकने योग्य कारीगर उपलब्ध नहीं हुए। न बाबर के पास इतना समय था कि वह इमारतों का निर्माण करवा सके। बाबर ने ईस्वी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद अपनी विजय की स्मृति में ईस्वी 1527 में पानीपत में एक बाग और एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर की एक बेगम का नाम मुसम्मत काबुली था। उसी के नाम पर इस बाग एवं मस्जिद का नाम काबुली बाग एवं काबुली मस्जिद रखा गया। यह एक विशाल एवं मजबूत भवन है, किंतु स्थापत्य एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत सामान्य है। इस मस्जिद के निर्माण के 6 साल बाद हुमायूं ने सलीम शाह को हराया तथा विजय की स्मृति में इस बाग में एक चबूतरा बनवाया, जिसे फतेह मुबारक कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में ईस्वी 1557 में इस मस्जिद में फारसी भाषा में 2 शिलालेख लगवाए गए। अगली कड़ी में देखिए, बाबर की आंखों के सामने नष्ट हो गया अधिकांश बाबरनामा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।